अच्छा, कभी सोचा है कि आंखों का रंग कहाँ से आता है? या कुछ परिवारों में क्यों एक जैसी मुस्कान पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है? इन सब सवालों का जवाब छिपा है जेनेटिक्स यानी आनुवंशिकी में। और आज हम वंशानुक्रम के उन्हीं बेसिक रूल्स को समझने वाले हैं जो ये तय करते हैं कि हम कैसे दिखते हैं, मतलब जो हमें हम बनाते हैं। देखिए, ये सवाल बहुत पुराना है। सदियों से इंसानों को परेशान करता आया है कि आखिर हमारे गुण हमारे पेरेंट्स से हम तक पहुंचते कैसे हैं। इसका जवाब हमारे शरीर की हर एक कोशिका, हर एक सेल में लिखे एक सीक्रेट कोड में छिपा है। तो चलिए, आज इस कोड को डिकोड करना शुरू करते हैं। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम मिलेंगे ग्रेगर मेंडल से, जिन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। फिर हम जेनेटिक्स की कुछ बेसिक भाषा सीखेंगे। इसके बाद मेंडल के मशहूर एक्सपेरिमेंट्स को समझेंगे, कुछ थोड़े मुश्किल नियमों को भी जानेंगे और आखिर में देखेंगे कि ये सारे नियम असल में हमारे शरीर के अंदर काम कैसे करते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है 19वीं सदी में एक ऑस्ट्रियाई भिक्षु ग्रेगर मेंडल से। सोचिए, अपने मठ के एक शांत से बगीचे में मटर के पौधों पर काम करते करते उन्होंने अनजाने में ही बायोलॉजी की एक पूरी की पूरी नई ब्रांच, मॉडर्न जेनेटिक्स की नींव रख दी थी। उन्होंने पौधे की हाइट, फूल का रंग, बीज का आकार, ऐसे 7 अलग-अलग लक्षणों पर फोकस किया। और मटर का पौधा चुनना ये उनका एक मास्टर स्ट्रोक था। क्यों? क्योंकि ये तेजी से उगता था और इसके जो गुण थे वो बिल्कुल साफ-साफ दिखाई देते थे। भाई, कौन सोच सकता था कि एक मामूली से बगीचे से साइंस के इतने बड़े नियम निकल कर आएंगे? ठीक है, अब मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स में गहराई से उतरने से पहले हमें कुछ बेसिक शब्द सीखने होंगे। इसे आप जेनेटिक्स की ABC समझ सकते हैं, जिसके बिना पूरी कहानी को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी शब्द है जीन। जीन क्या है? इसे आप किसी एक गुण के लिए एक इंस्ट्रक्शन या एक कमांड की तरह समझिए। जैसे आंखों के रंग के लिए एक जीन है, बालों के रंग के लिए दूसरा। यही जीन वो बेसिक यूनिट हैं जो इन्फॉर्मेशन को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लेकर जाते हैं। अब देखिए, एक ही जीन के अलग-अलग वर्जन हो सकते हैं, जिन्हें हम कहते हैं एलील। जैसे अगर फूल का रंग एक जीन है, तो बैंगनी और सफेद रंग उसके 2 अलग-अलग एलील हो गए। मतलब एक ही इंस्ट्रक्शन के 2 अलग-अलग ऑप्शन। और हर गुण के लिए हमें 2 एलील मिलते हैं, एक हमारी माँ से और एक हमारे पिता से। यहाँ पर एक बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट आता है। पहला है जीनोटाइप, जो किसी का जेनेटिक मेकअप है। मान लीजिए ये एक रेसिपी है। और दूसरा है फिनोटाइप, जो हमें बाहर से दिखाई देता है, मतलब उस रेसिपी से बना हुआ केक। तो जीनोटाइप है अंदर का जेनेटिक कोड और फिनोटाइप है उसका बाहरी रिजल्ट। और एक आखिरी बात, जब पेरेंट्स से मिले दोनों एलील एक जैसे हों, मान लीजिए दोनों ही लंबे पौधे के लिए हैं, तो उसे कहते हैं होमोजाइगस या समयुग्मजी। लेकिन अगर दोनों एलील अलग-अलग हैं, जैसे एक लंबा और एक बौना, तो वो कहलाता है हेट्रोजाइगस या विषम युग्मजी। चलिए, अब जब हम ये बेसिक भाषा समझ गए हैं, तो हम मेंडल के शानदार एक्सपेरिमेंट्स को समझने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, क्योंकि यहीं से तो हेरिडिटी के असली नियम निकल कर आए। तो मेंडल ने क्या किया? उन्होंने एक शुद्ध लंबे पौधे का क्रॉस एक शुद्ध बौने पौधे से कराया और रिजल्ट हैरान करने वाला था। पहली पीढ़ी, जिसे हम F1 कहते हैं, उसमें पैदा हुए सारे पौधे लंबे थे। बौनापन का गुण तो जैसे गायब ही हो गया था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब इन लंबे पौधों का आपस में क्रॉस कराया गया, तो बौनापन दूसरी पीढ़ी यानी F2 में एकदम रहस्यमयी तरीके से वापस आ गया। और ये वापसी कोई तुक्का नहीं थी, इसमें एक पैटर्न था। F2 पीढ़ी में हर 3 लंबे पौधों के साथ एक बौना पौधा भी था। ये जो 3:1 का रेशियो था ना, ये जेनेटिक्स की दुनिया में एक गेम चेंजर साबित हुआ। इससे एक बहुत बड़ी बात पता चली कि गुण कभी गायब नहीं होते, वो बस कुछ समय के लिए छिप जाते हैं। लेकिन असली कहानी तो इस 3:1 के बाहरी रेशो के पीछे छिपी थी। जब जेनेटिक लेवल पर देखा गया, मतलब जीनोटाइप में, तो रेशो था 1:2:1। इसका क्या मतलब? एक पौधा था शुद्ध लंबा, 2 थे हाइब्रिड लंबे और एक था शुद्ध बौना। और यहीं से डोमिनेंट और रिसेसिव यानी प्रभावी और अप्रभावी गुणों का आइडिया आया। लंबेपन वाला अलील बौनेपन वाले अलील पर हावी हो रहा था। अपने इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स के बेस पर मेंडल ने हेरिडिटी के 3 नियम दिए। पहला, लॉ ऑफ डोमिनेंस,
जब दो अलग अलग एलील एक साथ हों तो एक दूसरे पर हावी हो जाता है। दूसरा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अगली पीढ़ी में पेरेंट्स से हर गुण के लिए दो में से सिर्फ एक ही एलील जाता है। और तीसरा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अलग अलग गुणों के जीन एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते, वो आज़ाद होकर अगली पीढ़ी में जाते हैं। और ये बात तब और पक्की हो गई जब मेंडल ने एक साथ दो गुणों पर स्टडी की, जैसे बीज का आकार और उसका रंग। तब F2 पीढ़ी में उन्हें 9-3-3-1 का एक और भी कॉम्प्लेक्स लेकिन एकदम सटीक रेशियो मिला। ये इस बात का पक्का सबूत था कि ये गुण वाकई एक दूसरे से आज़ाद होकर ही अगली पीढ़ी में ट्रांसफर हो रहे थे। मेंडल के नियम कमाल के थे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन कुदरत हमेशा इतनी सीधी साधी नहीं होती। जल्द ही साइंटिस्ट्स ने देखा कि हेरेडिटी के कुछ पैटर्न मेंडल के नियमों से थोड़ा हटकर भी काम करते हैं। तो चलिए अब इन एक्सेप्शंस को देखते हैं। इसके दो बहुत अच्छे उदाहरण हैं। पहला है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जहां कोई भी एलील पूरी तरह से डोमिनेंट नहीं होता और नतीजा दोनों का एक मिक्सचर होता है, जैसे कि लाल और सफ़ेद फूलों से गुलाबी फूल बन जाएं। और दूसरा है कोडोमिनेंस, जहां दोनों एलील अपना अपना असर दिखाते हैं बिना एक दूसरे में मिक्स हुए। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है इंसानों का AB ब्लड ग्रुप, जहां A और B दोनों बराबर से खुद को एक्सप्रेस करते हैं। और कहानी यही नहीं रुकती, कॉम्प्लेक्सिटी और भी है। कभी कभी किसी एक गुण के लिए दो से ज्यादा एलील मौजूद होते हैं, इसे मल्टीपल एलील कहते हैं, और हमारा ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। वहीं दूसरी तरफ कभी कभी एक अकेला जीन शरीर के कई अलग अलग गुणों को कंट्रोल करता है। इस फिनोमेना को प्लियोट्रॉपी कहते हैं। याद है, मेंडल ने इन हेरिडिटी यूनिट्स को फैक्टर्स कहा था, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि ये फैक्टर्स असल में हैं क्या या सेल में कहाँ होते हैं। इस राज से पर्दा उठा 20वीं सदी की शुरुआत में। ये खोज की सटन और बोवेरी ने। उन्होंने दी द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। उन्होंने ही बताया कि मेंडल के ये फैक्टर्स असल में जीन हैं, और ये जीन हमारी कोशिकाओं के न्यूक्लियस में मौजूद क्रोमोसोम्स पर लाइन से लगे होते हैं। मतलब पहली बार हेरिडिटी को एक फिजिकल बेस मिला। यही थ्योरी इंसानों में सेक्स डिटर्मिनेशन को भी समझाती है। देखिए, फीमेल्स में 2 X क्रोमोसोम्स होते हैं, जबकि मेल्स में एक X और एक Y क्रोमोसोम होता है। अब बच्चे को माँ से तो हमेशा X क्रोमोसोम ही मिलता है, तो बच्चे का जेंडर इस बात पर डिपेंड करता है कि उसे पिता से X मिला है या फिर Y। तो आखिर में 3 सबसे ज़रूरी बातें याद रखने वाली हैं। पहली, मेंडल का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यानी पृथक्करण का नियम हमेशा लागू होता है, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। दूसरी, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तब फेल हो जाता है जब जीन एक ही क्रोमोसोम पर एक दूसरे के बहुत पास होते हैं, इसे लिंकेज कहते हैं। और तीसरी, किसी अनजान जीनोटाइप का पता लगाने के लिए साइंटिस्ट एक खास टूल का इस्तेमाल करते हैं जिसे टेस्ट क्रॉस कहते हैं। तो हमने ये तो समझ लिया कि जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे जाते हैं, लेकिन तब क्या होता है जब इन इंस्ट्रक्शंस में ही कोई गलती हो जाए या वो बदल जाएं? ये सवाल हमें म्यूटेशंस और जेनेटिक डिसऑर्डर्स की एक बिल्कुल अलग दुनिया की तरफ ले जाता है, पर वो कहानी फिर कभी।